दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर मसलों पर चर्चा होगी, जिसमें पहले नंबर पर बात करेंगे कि क्या बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो आरक्षण समाप्त करने के साथ ही व्यापक तौर पर संविधान में संशोधन करेगी या फिर पूरा संविधान ही बदल कर रख देगी। और इस विषय पर मनोज झा ने किन किन बातों का खुलासा किया है। दूसरे नंबर पर उन आरोपों की भी बात करेंगे जिसमें कहा गया है कि केरल में मॉक पोलिंग में ही बीजेपी को वोट डाल दिया गया था, मतलब चुनाव में जाने से पहले ही ईवीएम में वोट डाले जा चुके थे। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पर बात करेंगे उन किसानों की जिन्होंने साफ आरोप लगाया है कि हमने लगातार किसान बीमा प्रीमियम भरा है, फिर भी हमें 1 रुपये की मुआवजा आज तक नहीं मिला है। और आखिर किसानों ने क्यों खुलकर बोल दिया है कि इस बार हम इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी का झूठ का कार्यकाल 10 साल हम लोग देख चुके हैं। और चौथे नंबर पर देखेंगे कि किस प्रकार अग्निवीर योजना के कारण लोगों के अंदर आक्रोश है और उनका कहना है कि हम बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोज झा के उस बयान की जो देश के भविष्य के लिए बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। दोस्तों, मनोज झा ने कहा है कि मोदी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मनोज झा ने कहा है कि यह साजिश आज से नहीं बल्कि 9 वर्षों से हो रही है। 2015 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संविधान की समीक्षा और आरक्षण में बदलाव की बात कही थी और आज पुनः वैसे ही स्थिति बनाई जा रही है और बार बार भाजपा के नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह संविधान सबको हक और अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और हर स्तर पर सम्मान सहित सभी मुद्दों की गारंटी देता है। और मोदी के लोग इसे बदलने की बात कर रहे हैं। मनोज झा ने यहाँ तक कह दिया कि संविधान में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन आप इसे बदल नहीं सकते। उन्होंने देश के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि यह लोग आरक्षण खत्म करने वाले लोग हैं और गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकार को समाप्त करने वाली बातें करते हैं। देश की जनता इसका ख्याल रखे, क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। यह लोग नागपुर से संविधान चलाना चाहते हैं। दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या वाकई में पूर्ण बहुमत में आने के बाद भाजपा सरकार एक नया संविधान लाने की तैयारी में है? और यदि नए संविधान की बात नहीं है तो मेरठ से भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल जैसे नेता क्यों संविधान पर विचार करने की बात कर रहे हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि जिन संविधान निर्माताओं ने हमारे अमूल्य और बेहतरीन संविधान का निर्माण किया है, उनमें से सभी लोग देश के कमजोरियों को बहुत बेहतर ढंग से समझते थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से वे शामिल भी थे। और उस लड़ाई में सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिए थे और इसलिए सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों को बराबरी का दर्जा देते हुए इस बेहतरीन और अमूल्य संविधान की रचना की गई। लेकिन आज जिस दौर में मात्र एक चुनाव जीतने के लिए खुलकर जातियों, धर्मों और संप्रदायों के बीच अलगाव पैदा करके राजनीतिक पार्टियां अपना हित साध रही हैं, क्या वे देश के हित के लिए एक बेहतर संविधान दे पाएंगी? दोस्तों, केरल में लोकसभा चुनाव से पहले यह आरोप लगाए गए कि ईवीएम में मॉक पोलिंग के दौरान पहले से ही भाजपा को वोट डाले जा चुके थे। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोप को झूठा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सारा डाटा इकट्ठा कीजिए, इसको हम अपने तरीके से जांच करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। दोस्तों, वीवीपैट के पर्ची का 100% मिलान के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसमें एडीआर की तरफ से एडवोकेट पासा ने कहा है कि वोटर को वीवीपैट पर्ची इसलिए दी जानी चाहिए ताकि वह बैलेट बॉक्स में डाल सके। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या इससे वोटर की निजता प्रभावित नहीं होगी? एडवोकेट पासा ने जवाब दिया कि किसी भी वोटर की प्राइवेसी के चलते उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर चुनाव आयोग वीवीपैट का शीशा नहीं बदल सकती है तो कम से कम लाइट तो पूरे टाइम जली रहने दीजिए ताकि वोटर देख सके कि उसका पर्ची कटकर गिर चुकी है। इससे वोटर का निजता भी प्रभावित नहीं होगा और वोटर का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि लाइट बंद होने के बाद अंधेरे में 1 से अधिक पर्ची कटकर गिर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह पूछा कि क्या यह संभव है कि एक आदमी को 2 वोट मिल जाएं? चुनाव अधिकारी ने कहा कि यह संभव ही नहीं है। पलटकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलतियां तो संभव है, मतलब गलतियां हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए, चुनाव आयोग के अधिकारी उसमें फंसते हुए नजर आए। तो दोस्तों,
क्या आपको नहीं लगता कि अगर इतने बड़े पैमाने पर धांधली होने की आशंका है तो इस मामले पर सुनवाई और पहले ही हो जाना चाहिए थी। जिस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला चुनाव से पहले ही हो गया और लोगों को यह अधिकार भी है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग पारदर्शी तरीके से करें। उधर राजस्थान में बीकानेर के किसानों के बीच द क्विंट ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वहां के किसानों ने बताया कि हम एमएसपी देने वालों को ही वोट करेंगे, बीजेपी हो या कांग्रेस। किसानों ने खुलकर कहा कि पिछले 10 वर्षों में हम बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का काम देख चुके हैं और अब हम इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहते हैं। किसानों ने मांग की कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इनपुट लागत के कम से कम 1.5 गुना के बराबर हमें एमएसपी मिलनी चाहिए और एमएसपी ही किसानों के एकमात्र जीवित रहने का सहारा भी है। मुकेश जियाड़ी और गिरधारी लाल जाखड़ जैसे किसानों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार ने जिन फसलों पर एमएसपी देने का वादा भी किया था उस पर भी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी गेहूं की फसल भी एमएसपी पर नहीं बेच पा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने 22 फसलों पर इसे अनिवार्य कर दिया था। किसानों ने कहा कि अभी सरसों का एमएसपी 5600 रुपये है, लेकिन हम 4500 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। तो जब एमएसपी 5600 रुपये है तो सरकार इसको क्यों नहीं खरीद रही है? हमारी फसल एमएसपी से कम दामों पर मार्केट में क्यों जा रही है? मुकेश जियाड़ी ने द क्विंट को बताया कि बीमा का प्रीमियम किसान क्रेडिट कार्ड से हर साल 2 बार निकाला जाता है, लेकिन किसान ने दावा किया कि 8 साल से नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करने के बावजूद उन्हें आज तक 1 रुपये भी मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ फसलों को क्लेम का पैसा मिल जाता है, लेकिन जहां 10-15 लाख का नुकसान होता है वहां मात्र 22,000-34,000 का क्लेम मिलता है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। किसानों ने कहा कि इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन को मौका देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, द प्रिंट में अग्निवीर को लेकर सानिया ढींगरा ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि यूपी के गाजीपुर के गमहर गांव के लगभग हर परिवार का एक सदस्य सेना में रहा है और यहां के युवाओं का सेना में जाना एक सपना होता है। द प्रिंट ने लिखा है कि उस गांव में अग्निवीर योजना से युवा काफी आक्रोशित है और उनका कहना है कि अग्निवीर योजना के कारण सेना का मान सम्मान कम हुआ है और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आई है। मात्र 4 साल के लिए सेना में जाना भविष्य के लिए खतरनाक है। वहां के युवाओं ने कहा कि अब अग्निवीर में जाना उनका अंतिम विकल्प रहेगा। यदि कोई भी विकल्प उनको मिल जाता है तो वह अग्निवीर जैसी योजना का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। भाजपा को वोट देने के सवाल पर वहां के लोगों ने कहा कि किसी भी हालात में हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। दोस्तों, जब 2024 के चुनाव में युवा वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, मजदूर और श्रमिक वर्ग महंगाई से बेहाल है, तो किस आधार पर भाजपा सरकार 400 पार का नारा दे रही है? क्या भाजपा का ध्रुवीकरण मूल मुद्दों को भी मात दे देगी? और क्या देश की जनता धर्म के ऐसी चाशनी में डूब चुकी है कि मूल मुद्दे भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते? धन्यवाद।